हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का बायोलॉजी का इस नवर्स के माध्यम से ये पहला ऑनलाइन क्लास जो है वो सेटअप किया गया है। इससे पहले हम लोग फिज़िक्स का कुछ वीडियोस बना चुके हैं। बायोलॉजी में ये क्लास 9 का पहला वीडियो बनने जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग यूनिट 2 को आज शुरू करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इससे पहले हम लोग क्लास 9 के यूनिट 1 को हमारे ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लाइफ एंड इट्स एग्जिस्टेंस, टैक्सोनॉमी, द ब्रांचेस ऑफ साइंस, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम्स, ये हम लोगों के वो टॉपिक्स थे जो यूनिट 1 में, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग लाइफ की बुनियादी ज़रूरियात, उनका एग्जिस्टेंस, उनकी शुरुआत, जहाँ से उनकी बुनियाद पड़ी है, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी बेसिक बायोमोलिक्यूल्स, ओके, एंड देयर फंक्शंस। तो अपने टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को ये महसूस हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई इस दुनिया के अंदर में, उस वजूद को आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिन चीज़ों से, जिन मादों से, वो तमाम बायोमोलिक्यूल्स एंड लिविंग मैटर्स, जहाँ से लाइफ जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा, उसकी शुरुआत हुई, ठीक है, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जिसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो यानी बायोलॉजी यानी लाइफ, मॉलिक्यूल्स वो छोटे मादे, वो छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, जो ज़िंदगी के बुनियाद को बनने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनकी एक लंबी चौड़ी सी शनाख्त है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनके डिविजन्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली अगर कार्बन के कंपाउंड पे डिपेंड किया जाए, कार्बन के कंपाउंड पे क्लासीफाई किया जाए, तो दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स हमें दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वो मॉलिक्यूल्स जो कार्बन कंपाउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और एक वो जो कार्बन कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एक छोटी सी शनाख्त है, एक छोटा सा उनका चार्ट आता है, जिनमें हम वाटर, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड गैस को रखते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखते हैं, यानी कार्बन डिपेंडेंट मॉलिक्यूल, तो उनकी दो बड़ी डिवीज़न आती है, दो बड़ी तकसीम उनको किया जा सकता है। एक माइक्रो, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, छोटे मॉलिक्यूल्स, और उनसे बनने वाले बड़े मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें शुगर को अगर पहले नंबर पे रखा जाए, तो इन्हीं शुगर मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने की वजह से इनके एक क्वांटिटी को अगर सम अप किया जाए, तो वो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। यानी ये इसका कार्बोहाइड्रेट का ये क्या हो गया, बेसिक पार्टिकल, बेसिक पार्ट हो गया। और बहुत सारे शुगर्स के आपस में मिलने से कार्बोहाइड्रेट यानी एक मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल जो है उसकी तश्कील होगी। इट विल बिगिन, इट विल स्टार्ट। अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यानी अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का शुरुआत, प्रोटीन का मादा है। अगर प्रोटीन बनाना है या प्रोटीन को अगर देखा जाए, तो हमको उसके अंदर में अमाइनो एसिड के कलेक्शंस दिखेंगे, यानी वो उसका स्टार्टअप है, वो उसका बेसिक मॉलिक्यूल है। ठीक उसी तरह से हमको फैटी एसिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल में दिख रहा है, उसका मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो फैट एंड लिपिड होगा। न्यूक्लियोटाइड, छोटे जेनेटिकल पार्टिकल्स जिनके हेल्प से न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना है, ठीक है। और इसका डीएनए, आरएनए एक डिवीजन आता है। हम तमाम चीज़ों को जो है वो तफसीली तौर पे जायज़ा लेंगे। ये हमारा ऊपर एक आपको रफ आइडिया दे दिया गया कि आज के हमारे टॉपिक्स जो कवर अप होने हैं वो इन्हीं में से रहेंगे, ठीक है। अब मैं उनको तफसीली तौर पे बताने जा रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो उसको कॉपी, नोट डाउन वगैरह कर लें, ठीक है। फिर वन बाय वन मैं इसको बताना जाऊँगा तफसीली तौर पे। तो साथियों, बच्चों, ये तमाम
चीज़ें अभी मैं तफसीली तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा है वाटर, पानी, जो अपने आप में ज़िंदगी की शुरुआत, ज़िंदगी की एक बुनियादी मादे की शक्ल में मौजूद है। ये वाटर जो है ये क्या करता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। दुनिया की तमाम चीज़ें मोर और लेस पानी के अंदर जो है वो जज्ब हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हमारे बॉडी पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम इसको जानेंगे। वाटर का जो सोर्स होगा वो हमारे खाने और ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग हैबिट के ज़रिए से हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होगा। इसके अलावा वाटर का जो सोर्स है बॉडी के अंदर में वो एंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन के आखिर में उनके ख़त्म हो जाने से हमें कुछ मिकदार में पानी जो है इंटरनली बॉडी को हासिल होती है। इसी तरह पानी का एक अच्छा सोर्स जो है वो हमारे बॉडी से लॉस भी होता है, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ पानी को लॉस कर पा रहे हैं हम उसको देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें, ठीक है, तो 5 ml के अराउंड जो है वो पानी रेस्पिरेशन की सूरत में जो है बॉडी से लॉस होती है, खारिज होती है, ठीक है। उसी तरह आप जानते ही हैं कि 1000 to 1500 ml of water is lost by urine, okay. Some 500 ml of water is lost through our body by waste product like stool, ओके। उसके बाद हमारे बॉडी से तकरीबन 200 से 300 ml के एक रफ आइडिया के मुताबिक पानी जो है वो स्वेटिंग के नतीजे में बॉडी से लॉस होता है, ओके। तो इन जरियों से ये तमाम रिसोर्स जो है इसके थ्रू जो है पानी बॉडी के अंदर हासिल होता है, और ये वो तमाम जरिए हैं जहाँ से पानी जो है बॉडी के अंदर से लॉस होता है, ठीक है। तो ये हमारा इनटेक और उसका आउटटेक प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ये पानी हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इस बात से हर आम व ख़ास व आम जो है इस बात से वाकिफ़ है, ठीक है। पानी का बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी बॉडी को एक ज़िंदगी अता करता है, खून की दौरानी है, एसिड बेस का बैलेंस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। पानी हमारे स्किन को, हमारी जिल्द को क्या करता है, स्मूथ रखता है, इसके इनर सरफेस वगैरह को जो है स्मूथनेस अता करता है। हमारे सेल्स में मौजूद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको अखराज करता है, उनको एक्सक्रिएट करता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर लाइफ। तो ये तमाम बातें पानी से जुड़ी हुई हमने जाना। उसके बाद हमें अब देखना है नंबर 2 एसिड्स, ठीक है। एसिड्स जो है ये हमारा नंबर 2 टॉपिक है कि एसिड्स क्या होता है। हम इस बात से वाकिफ़ है कि एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, यानी वो सब कंपाउंड जिनके अंदर में फ्री हाइड्रोजन लॉस करने की कैपेबिलिटी हो, उनके अंदर वो सलाहियत हो कि वो हाइड्रोजन के आयंस को, H+ को लॉस कर सकते हैं, वो हमारे लिए एसिड होगा। कुदरती तौर पे हम देख सकते हैं कि हमें HCl, H2SO4, H3PO3, ठीक है, इन तमाम चीज़ों में HNO3 कुदरती तौर पे वो सलाहियत
मौजूद है कि ये अपने आप को ब्रेक कर के H प्लस आयन जो है वो जनरेट कर सक रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर में ये सलाहियत है कि ये H प्लस आयन को लॉस कर सकते हैं और H प्लस आयन जो है इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो ये जो है ये एसिड है, और एसिड जो होता है ये हमें बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें जो है रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें दिखती हैं। ठीक है, हम बेसिकली इस बात को भी जानते हैं, आई थिंक क्लास 8 के सिलेबस में कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद था। पीएच स्केल नाम की एक चीज़ थी, एक स्केल था जिसके ज़रिए हम चीज़ों के नेचर को बताते थे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस नेचर का है। तो उस पीएच स्केल में आमतौर पे 0 से लेकर जो मार्किंग शुरू होती थी अप टू 6 एंड 6.5। ओके, तो हम देखते थे कि बिलो 7 जो भी चीज़ें होती थी वो एसिडिक इन नेचर होती थी, और हम उसके एसिडिक कैरेक्टर को सोर इन टेस्ट, बेसिकली हम जानते हैं एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट होता है, हम इसके ज़रिए एसिड की पहचान जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे तीसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो है बेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें कॉपी कर चुके होंगे। ठीक है, तो बेस जो हमें जानना है कि बेस क्या होता है, तो जिस तरह एसिड के अंदर में ये सलाहियत है कि वो H प्लस आयन जो है वो कंटेन करता है और उसको लॉस कर सकता है, उसी तरीके से बेस जो होता है उसकी एक खासियत ये होती है कि वो H प्लस आयन के जो लॉस किए जा रहे हैं इनको वो एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी बेस का जो पहला कैरेक्टर है वो ये है कि it can accept H प्लस आयन, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, ये बेस की एक खासियत है। ठीक है, और उस H प्लस आयन को हासिल कर लेने के बाद, ठीक है, बेस अपना कंपाउंड स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बना देता है। ठीक है, या बेस को दूसरे तौर पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि बेस वो कंपाउंड है जो OH माइनस आयन को रिलीज़ करता हो। जैसे आप देख लें NaOH, ठीक है, OH माइनस आयन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, या KOH, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करने के बाद आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि OH माइनस आयन जो है उसके पास मौजूद है। OH माइनस आयन को वो क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, या वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा हो, जैसे आपका ओके, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये गलत हो गया। तो खैर ये बेस जो है, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हुई कि बेसिकली वो क्या कर रहा है कि OH माइनस आयन जो है उसको वो रिलीज़ करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है,
तो अब सवाल ये सबसे बुनियादी उठेगा कि एक चीज़ अल्कली होती है, बेस से जुड़ी हुई एक चीज़ क्या होती है, अल्कली होती है, ठीक है। ये जो अल्कली होता है ये क्या होता है, वह सब बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली, यानी उनमें ये सलाहियत होगी कि वो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो इससे समझ में ये आता है कि तमाम बेस पानी पर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, मुमकिन है तमाम बेस पानी पर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो वह सब बेस जो हो पाते हैं वो हमारे अल्कली होते हैं। तो इसका मतलब तमाम बेस अल्कली नहीं है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ठीक है, यानी तमाम बेसिस जो है, ठीक है, तमाम अल्कली जो है वो बेस है, लेकिन तमाम बेस जो है वो अल्कली नहीं है। ये एक बुनियादी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि पानी में डिज़ोल्व होना किसके लिए मुमकिन है। उसके बाद सॉल्ट आता है। सॉल्ट का डेफिनेशन ये होता है कि जब कभी एसिड बेस से मिलता है, एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है, तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के आखिर में हमें सॉल्ट हासिल होता है, ठीक है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वहाँ पे बनता है। एक मामूली सा रिएक्शन है, उसके ज़रिए हम लोग सॉल्ट के बनने के प्रोसेस को देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन होता है कि वो रिएक्शन जहाँ पे एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट और बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बनाते हैं। एक मामूली सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक एसिड देख रहे हैं HCl, एक बेस है NaOH। हम बेसिक रिएक्शन प्रॉपर्टी को जानते हैं, ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर में जो पहला वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका आखिरी वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। दूसरे वाले कंपाउंड में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रिएक्शन उस वक्त मुकम्मल होता है जब एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से मिले, ठीक है। तो Na का यानी पॉजिटिव का Cl से यानी नेगेटिव से मिलना, उससे हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो NaCl मिलेगा, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो हमें हर वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा होता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे आखिरी चीज़ जो है समझने के लिए वो है गैस, ठीक है। गैस के अंदर में हमें तो अजान की वजह से हमें कुछ देर तक वीडियो जो है पॉज करना पड़ा। तो हम ये देख रहे थे कि गैस, ठीक है, गैस में बेसिकली हमें 3 गैस जो है उसके ऊपर ध्यान रखना है। एक आपका ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। ये 3 गैस पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस जो है, आपको इस बारे में इल्म होगा, आप जानते हैं इस बात को कि ये हमें सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है ये हमारा ब्रीदिंग हैबिट को पूरा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस, जिसके बिना इस दुनिया पे किसी भी जानदार का जीना जो है मुमकिन ना हो, वो ऑक्सीजन गैस है। तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों जो है इसको हासिल डायरेक्टली कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको सिर्फ प्लांट एब्जॉर्ब करता है
ठीक है, एनिमल इसको रिलीज करता है। हम इस बात को जानते हैं, हमारे ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेशन के आखिर में हम ऑक्सीजन को जो यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको बाद में प्लांट हासिल कर लेते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, ठीक है, हम इस बात को जानते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस, ठीक है, ये सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसके नाइट्रोजन कंटेनिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस, तो ये प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट गैस आता है। तो दिस आर द ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम आपको पहले ही बता चुके कि यहाँ पे दो डिवीजन है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अनदर वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम शुगर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हमें शुगर पढ़नी है, ठीक है। तो शुगर का जो बेसिक नेचर हमें पढ़ना है वो मोनोसैकेराइड पढ़ना है। मोनोसैकेराइड मीन्स सिंगल यूनिट, ठीक है। शुगर दिखने में कैसा है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेसिकली वाइट और सिल्वर इन कलर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है और क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ये शुगर की प्रॉपर्टी होती है। तो सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल्स में हमारा एग्जांपल जैसे हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, बेसिकली फ्रुक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्लैक्टोज, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं शुगर के, मोनोसैकेराइड नेचर के ये होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद आपका होता बहुत सारे चीज़ें होती है, इसमें बहुत डिवीजन। डेक्ट्रोज, ये ग्रेप्स में पाए जाते हैं, बेसिकली ग्रेप्स में ये अच्छी मकदार में पाई जाती है डेक्ट्रोज, ओके। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर। शुगर का काम क्या है? बेसिकली शुगर इंसान के अंदर में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बनने को हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो कि हम जानते ही हैं एक बॉडी बिल्डिंग नेचर का फूड है। 4.0 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी इसके हासिल होती है, ठीक है। तो शुगर ही की तरह हमारे पास दूसरा बेसिक माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो है अमाइनो एसिड्स, ओके। अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन का सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एसेंशियल, ठीक है। ये 8 पीस इन क्वांटिटी ये पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड बुनियादी तौर पे 20 तरह के हैं, ठीक है, जिनमें 8 तरह के एसेंशियल होते हैं, और नॉन एसेंशियल यानी जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी जो है ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो खुद से उसको तैयार कर पाए, वो नॉन एसेंशियल है, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से कहीं लेने का, और एसेंशियल जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो 8 तरह के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, और 12 तरीके के मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर खुद पाया जाता है।
ठीक है। तो ये नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल हो गए। इसके अलावा एसिडिक, बेसिक और आपका न्यूट्रल बहुत तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो कहने का मकसद क्या है दोस्तों कि मुमकिन है कि मैंने कोशिश की अपने तौर पे आपको कुछ आइडियाज़ देने की, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जहाँ तक की चीज़ें आज मुकम्मल हो पाई है, जो कंप्लीट हो पाई है, ठीक है, आज इसी जगह पे हमें वक्त की किल्लत को समझते हुए इख्तिताम करना है, उसको ख़त्म करना है। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इल्म का ताल्लुक़ जो है वो बच्चों से ना छूटे। हम अपने तौर पे अपने घरों से निकल के इस लॉकडाउन पीरियड में आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाते हैं ताकि आप अपने घरों पे बैठ के उस चीज़ को, उस इल्म का तसलसल जो है, वो एक कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन स्टडी जो है उसको आप बरकरार रखें। आपको घर में बैठ के क्लासेस करना है, समझना है, चीज़ों को जानना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से। तो जहाँ तक चीज़ें आज कंप्लीट हुई है अमाइनो एसिड, उसके बाद फैटी एसिड से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम अपने नए और नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने आएंगे। तो आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो मुमकिन सवालात आपके जहन में आ रहे हो आप उसको नोट डाउन करके रखिए ताकि हम अब अपने आने वाले ऑफलाइन क्लासेस जो शुरू होंगे इंशाल्लाह जून से, तो हम लोग उसको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।